नमस्कार। मिनर्वा थिएटर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कोरोना जैसी महामारी के बाद लगभग 1 साल के बाद रेनेसा की नवीनतम प्रस्तुति सआदत हसन मंटो की कहानी टोबॉट टेक सिंह पर आधारित यह नाटक, इस नाटक के मूल लेखक हैं श्री राजेश कुमार, जिन्होंने इसे ड्रामा रूप दिया है। इसका निर्देशन दिया है श्री आलोक चक्रवर्ती ने। संगीतबद्ध किया है दिशारी चक्रवर्ती ने और साउंड अधीर गांगुली, लाइट जयंत मुखर्जी, साउंड अधीर गांगुली, मेकअप देवाशीष चटर्जी और कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है मुकेश सिंह ने। ड्रामा की कलाकार में हैं अविनाश गुप्ता, प्रवीण कुमार शर्मा, कमल मिश्रा और आर्या कुमार। मंटो आज भी प्रासंगिक क्यों है और अभी भी मंटो के बारे में बात हर ड्रामा ग्रुप, हर लेखक, हर चिंतक क्यों करता है? शायद आज से 70, 80, 100 साल पहले जो माहौल था, जो घटना थी, क्या आज भी वो वैसी की वैसी नहीं है? इसका चिंतन, इसका मनन, इसको लेके मंटो हमेशा परेशान रहते थे। क्या आज भी वह परिस्थिति वैसी की वैसी नहीं है? आइए नाटक देखते हैं। इसके बाद अनुरोध है कि मंटो के बारे में आप हमें लिखिए। फेसबुक पेज रेनेसेंस थिएटर ग्रुप। और एक अनुरोध है कि इस नाटक में कोई इंटरवल नहीं है और हमने ये भी निश्चय किया है कि नाटक के अंत में कोई कर्टन कॉल नहीं होगा, क्योंकि हमने सोचा है कि ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मंटो को है कि जिसके बारे में ये सोचा जाए कि वो आज इतने प्रासंगिक क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक प्रारंभ करने से पहले सभी दर्शकों से ये अनुरोध किया जा रहा है, कृपया अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। आपके प्रेक्षागृह में वीडियो कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है, कृपया कोई डिस्कशन, कोई वार्तालाप ना करें। आपका डिस्कशन, आपकी वार्तालाप आपके माध्यम से फेसबुक में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके आशीर्वाद से प्रारंभ करते हैं आज का नाटक टोबॉट टेक सिंह।
आप मुझे अफसाना निगार की हैसियत से जानते हैं और अदालतें एक फुहश निगार की हैसियत से। हुकूमत कभी मुझे कम्युनिस्ट कहती है तो कभी मुल्क का सबसे बड़ा आदी, कभी मेरे लिए रोजी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो कभी खोल दिए जाते हैं। कभी मुझे गैर जरूरी इंसान बताकर मकान से बाहर का हुक्म दिया जाता है तो कभी मौज में आकर ये कह दिया जाता है कि नहीं, मकान में तुम रह सकते हो। आप बेशक इसे कहानी कह लीजिए, लेकिन मेरे लिए ये कड़वी सच्चाई है कि अभी तक अपने इस मुल्क में, जो कि मुझे बहुत प्यारा है,
मैं अपनी असली जगह नहीं तलाश पा रहा, और शायद यही वजह है, यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है। शायद यही वजह है कि मैं कभी अस्पताल में तो कभी पागल खाने में रहता हूँ। पर जो भी हूँ, मुझे यकीन है कि मैं इंसान हूँ। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मुझ में खामियां भी हैं और खूबियां भी। मैं सच बोलता हूँ, कई मौकों पर झूठ भी बोलता हूँ। हाँ, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन सजदे कई बार किए। किसी जख्मी कुत्ते को देख लूं या किसी दोस्त को तंगी में फंसा देख लूं तो मेरा लेकिन मैंने कभी बेवक्त जरूरत किसी की पैसों से मदद नहीं की, क्योंकि मुझे शराब खरीदनी होती है। किसी अपाहिज लड़की से मिलने का इत्तेफाक हो तो मेरे दिलो दिमाग में तूफान की सी हालत रहती है। मैं घंटों खुद को उसकी जगह रखकर सोचता रहता हूँ, उसकी जिंदगी की ट्रेजेडी को गौर से देखने की कोशिश करता हूँ, और फिर ये फैसला करता हूँ कि मैं उससे शादी करूं। लेकिन जब इस बात का जिक्र मैं अपनी बीवी से करता हूँ तो ये फैसला टिक नहीं पाता। मैं अफसाना निगार हूँ, मेरे तखय्युल की उड़ान बहुत ऊंची है, पर मुझे अफसोस है कि ऊंचा उड़कर मैं ऐसा गिरता हूँ कि पाताल की अथाह गहराइयों तक पहुंच जाता हूँ, और औंधा मुंह पड़ा ये सोचता रहता हूँ कि जब गिरना ही था तो उड़ने की तकलीफ क्यों की भाई। लेकिन ये छोटे छोटे वाक़यात जो हम जैसे छोटे लोगों के फिसलने की वजह से पैदा होते हैं, मुझ पर बहुत असर डालते हैं। मैं केले और खरबूजे के छिलके कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो सड़क पर पड़े रहते हैं। मुझे इस तरह की बेपरवाही बरतने वाले लोगों की कम अकली पर रोना आता है। मुझे फिर रोना आता है जब मैं देखता हूँ लोग अपने घरों से चूहे पकड़ते हैं और दूसरे गली मोहल्ले में छोड़ाते हैं। अपने घरों का कचरा निकाल कर झाड़ू से अपने ही पड़ोसी के दरवाजे की ओर लगा देते हैं। कहते हैं कि ये हिमाकतें तालीम की कमी की वजह से है। जब सबकी राय से ये बात मान ली गई तो क्या ये बेवकूफी नहीं कि तालीम आम नहीं की जाती? क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जिनके हाथ में इनकी तालीम है खुद अनपढ़ है? मैं झुंझला जाता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि हमारे हाकिम पहले दर्जे गाफिल हैं। एक आदमी जब मिनिस्टर बनता है तो उसके घर की ओर जो सड़क जाती है उस पर रोज छिड़काव होता है। उसकी सफाई का ध्यान हर दारोगा को रखना पड़ता है, लेकिन उन जगहों की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता जहां सफाई की सख्त जरूरत है। वो सैकड़ों
हजारों बच्चे जो गंदी नाली के गलीज फिजा में रहते हैं, जो इन मिनिस्टरों से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये वो आवाम है जो सीने पे गोलियां खाती हैं और हर चीज का फैसला करती है। ये बातें इतनी जाहिर और साफ है कि हर कोई इन्हें समझता है, यहाँ तक कि हमारे हाकिम भी। फिर भी पता नहीं क्यों इतना भेदभाव हर जगह भी है। मुझे तो कई बार यूं महसूस होता है कि ये हुकूमत और आवाम का रिश्ता रुकते हुए मियां बीवी का रिश्ता है, दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। शौहर अपनी मनमानी करता है, बेगम अपनी। दोनों में से कोई फर्जों का पालन नहीं करते, इसके बावजूद मियां बीवी ये हुकूमत और आवाम का रिश्ता कहना ज्यादा सही होगा, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन बड़े एक्ट और ऑर्डिनेंस नुमा बच्चे, जिनकी शक्ल सूरत न तो आवाम से मिलती है और ना हुकूमत से। मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि ये मेरे समझ के बहुत ऊपर की बात है। मेरे समझ के ऊपर की बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं। मुझे अमेरिका की हवस और साम्राज्यवाद रुझान समझ में आता है, रूस के हथौड़े का असली अर्थ समझ में आता है, लेकिन यहाँ भी इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे समझ के मुमकिन है। आज जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ऊंचा हो, पर ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत नीचा हो। जो भी हो, मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि मुझे ये समझाने वाला कोई नहीं। और यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है, यही वजह है कि मैं कभी अस्पताल में तो कभी पागल खाने में पाया जाता हूँ। जी हाँ, मैं मंटो, सादत हसन मंटो, न शिया न सुन्नी न मुहाजिर न लिबर, मैं सिर्फ और सिर्फ मंटो। लोगों की नजरों में उर्दू अदब का एक बड़ा नाम, लेकिन अपनों के
फिलहाल आज के इस नाटक का अपारंपरिक सूत्रधार। अपारंपरिक इसलिए कि परंपरा जैसी किसी चीज का अपने से साप्ताहिक नहीं। मैं अधिक भूमिका में नहीं जाना चाहता। बेकार आपको अपनी जीवन बर्बाद करने से क्या फायदा, और ना ही मैं आपको किसी गफलत में रखना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों की मेरे बारे में राय कुछ ठीक नहीं। उसे अक्सर पूछा जाता है कि मंटो मियां आप शराब से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ाते? मैं अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा बदपरहेजियों की भेंट चढ़ा चुका हूं। अब तो ये आलम है कि मैं कभी अस्पताल और कभी पागल खाने में पाया जाता हूं। देखिए, मैं समझता हूं जिंदगी अगर परहेज से गुजारी जाए तो एक कैद है। हाँ, और परहेजियों से गुजारी जाए तो भी एक कैद है। किसी न किसी तरह हमें इस सुराग के धागे का एक सिरा पकड़कर उधेड़ दिलाना है, बस। फिलहाल उनसे कहा गया है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब भी मैं कहानी सुनाने को होता हूँ और आप सुनने को होते हैं, तो मुझे बार बार यूं लगता है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहानी क्यों सुनाता हूँ। कहानी तो लिखता हूँ, और ये ऐसा ही सवाल है कि मैं क्यों खाता हूँ, क्यों पीता हूँ। मैं लिखता हूँ इसलिए कि मुझे कुछ कहना होता है। मैं लिखता हूँ इसलिए कि मैं कुछ कमा सकूं, ताकि मैं कुछ कहने के काबिल हो सकूं। और हकीकत यह है कि मैं लिखता ही इसलिए हूं कि मुझे कहानी लिखने की शराब की तरह लत पड़ी है। मैं कहानी ना लिखूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कपड़े नहीं पहने, मैंने गुस्सा नहीं किया, या फिर मैंने शराब नहीं पी। मैं कहानी नहीं लिखता। हकीकत यह है कि कहानी मुझे लिखती है। कहानी मेरे दिमाग में नहीं, मेरी जेब में होती है, जिसकी मुझको भी कोई खबर नहीं। हाँ, कहानीकार बनने की बहुत कोशिश करता हूँ, सिगरेट पर सिगरेट फूकता रहता हूँ, मगर कहानी जहन से निकलने का नाम नहीं लेती। आखिर थक हार कर एक 5 औरत की तरह लेट जाता हूँ। बहुत ज्यादा कोफ्त होती है तो उसे खाने चला जाता हूँ, मगर वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता। अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं लाचार हो गया, रात भर सोचा और कुछ समझ में नहीं आया। सवेरे उठा, अखबारों से किसी कहानी का रस चुराने का ख्याल किया, मगर उसमें भी नाकाम। उसे खाने गया, वहां अपने शोर भरे सर को ठंडा करने की कोशिश की कि वो सो जाए कि काबिल हो जाए। अफसोस, उसमें भी नाकाम। आखिर में मुझे ऐसा लगा कि कुछ मत सोचो, कलम उठाओ और लिखना शुरू कर दो। मैं झुंझला कर कलम या पेन से उठाता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ। दिमाग बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जेब भरी होती है। खुद ब खुद पर अफसाना बाहर आ जाता है। तो खुद को इस लिहाज से कहानीकार नहीं, एक जेब कतरा समझता हूँ, जो अपनी जेब खुद काटता है और आपके हवाले कर देता है। बताइए, कुछ जैसा भी बेवकूफ इस दुनिया में कोई बात होगा?
सिंह। जी हाँ, यही नाम है इस अफसाने का। बंटवारे के 2-3 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि आम कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। यानी कि वे मुसलमान पागल जो हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार इधर उधर ऊंचे स्तरों की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिरकार पागलों के तबादले के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की। वे मुसलमान पागल जिनके घर वाले हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए, बाकी जो बचे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। अब पाकिस्तान से चूंकि करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे तो किसी को रखने रखाने का सवाल नहीं था। जो थोड़े बहुत हिंदू सिख पागल थे वो पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। अब इधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प और कौतुकपूर्ण बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 वर्षों से हर रोज बाकायदगी के साथ पंच नमाज करता था, एक दिन जब उसके दोस्त ने उससे पूछा, मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब, मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब, मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब, मौलवी साहब, ये बात पूछ रही है। ये पाकिस्तान क्या होता है? पाकिस्तान? हाँ पाकिस्तान। पाकिस्तान? हाँ पाकिस्तान। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान। हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है, पूछ कैसी जगह है? ऐसी जगह है जहाँ उस तरह बनते हैं। हाँ? उस तरह? हाँ। और इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, बिरजी, बिरजी, ओ बिरजी, बिरजी, ओ बिरजी, अरे बिरजी रुको, अरे बिरजी, बिरजी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें हिंदुस्तान भेजा जा रहा है, बिरजी, हमें हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। बिरजी सुनो, हमें हिंदुस्तान की बोली नहीं आती। हिंदुस्तान की बोली नहीं आती? ओए फतेहा तो की गल करता है? मैंने तो हिंदुस्तान की बोली आती है। अबे हिंदुस्तानी साले आकड़ पाकड़ फिरते हैं। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी 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 आकड़ पाकड़ फिरते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। और मंगू को जो ये बात उसके कानों तक पहुंची,
ताऊ देख के गलत इसको चाचा ताऊ कहते थे, उसी के पेट में लंबे खंजर घोंप देते हैं। इस बहन के लिए क्या नहीं करते थे। उसी के साथ ये किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदू और मुसलमानों के बीच में चाकू छुरियां चलती रहती है। ओए, जानते हो मैंने अपने बड़ों से सुना है। ओए, कितने गए? सुनो, मैंने ना अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का मन दुखाया था और उस दरवेश ने दुखी होकर यह बददुआ दी थी कि तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद पे फसाद होते रहेंगे। तो देख लो, जब से अकबर बादशाह की हुकूमत खत्म हुई है, हिंदुस्तान में फसाद पे फसाद हो रहे, फसाद पे फसाद हो रहे, फसाद पे ये साढ़े नेता हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं। अरे सालो, तुम 1000 साल सर भटकते रहो तो कुछ ना होने का। बड़ी से बड़ी बात क्या थी? और बड़ी से बड़ी बात ये होगी कि ये गोरा बर्तानिया वाला चला जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, अमेरिका वाला, जापान वाला, जर्मनी वाला, रूस वाला, हाँ, स्विट्जरलैंड वाला, चीन वाला, हाँ चीन वाला। इसके बारे में सुना है, बहुत ताकतवर है। उनके पास ढेर सारे पैसे हैं, ढेर सारे हथियार हैं, ढेर सारे बम हैं। ये छोटे छोटे, ये बड़े बड़े, छोटे छोटे, बड़े बड़े, छोटे छोटे, बड़े बड़े, छोटे छोटे, बड़े बड़े, बड़े बड़े, बड़े बड़े, ये बड़े बम। और हिंदुस्तान हमेशा गुलाम रहेगा। पूरी बात सुने बगैर आगे फकीर ने ये भी बददुआ दी थी कि हिंदुस्तान पे हमेशा बाहर के लोग हुकूमत करेंगे। हाँ, कुछ पागल ऐसे भी थे जो पूरी तरह पागल नहीं थे। इनमें अधिकतर ऐसे कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दुआकर पागल खाने पहुंचा दिया था ताकि वो फांसी के फंदे से बच जाए। ये पागल कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा क्या हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकया से ये भी बेखबर थे। अधिकतर पागल इस उधेड़ गुण में थे कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। अगर वो पाकिस्तान में है तो ऐसा क्यों है कि कुछ अर्सा पहले वहीं रहते हुए वो हिंदुस्तान में थे, और अगर वो हिंदुस्तान में है तो ये पाकिस्तान क्या बोला है? अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार और सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे, जिनकी गुफ्तगू से कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे।
उन्हें बस इतना मालूम था कि अरे आप तो मियाँ इतना जान लीजिए कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना, कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे आजम कहते हैं, तो उन कायदे आजम ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ना 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 बेटा, ये जानने की जहमत ना कीजिए कि वो कहाँ है, किधर है, किस हालत में। क्यों? क्योंकि हमने जानने की जहमत नहीं की और इससे किसी को कोई फायदा नहीं। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम सिपाही हैं सिपाही रहेंगे, तुम पागल हो पागल ही रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे ये सब सियासी चोचले हैं, इनके चक्कर में ना पड़ा करो, वरना आपका भेजा गरमाया है। गरमाया है ना, मेरा भी गरमा जाएगा। चलो उठो उठो, चलो 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 चलो, बहुत पॉलिटिक्स जाएंगे, चलो ना। अरे चलो। मुख्तार मियां, मुख्तार मियां, ओ मुख्तार मियां, ओ मुख्तार मियां, अरे उधर क्या हो रहा है? उधर क्या हो रहा है? इधर आइए। अरे आप ही से बात कर रहे हैं। ओ मुख्तार मियां, मुख्तार मियां, इधर। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे ये लकीर क्यों खींच रहे हैं भाई? क्या हो गया? अरे लकीर क्यों खींच रहे हैं? सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान में हूँ कि पाकिस्तान में हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ रहते हुए भी मैं हिंदुस्तान में था? नहीं, हिंदुस्तान में रह के मैं पाकिस्तान में कैसे रह सकता हूँ? पाकिस्तान तो अलग है भाई जी, पाकिस्तान अलग है, हिंदुस्तान अलग है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान पाकिस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। तो मैं कहाँ पे हूँ? आप कहाँ हैं ये हम बताते हैं। आप आइए आइए मुख्तार मियां, हम बताते हैं आपको आप कहाँ हैं। आइए आइए आइए, आप भी आइए महाराज। अरे मुख्तार मियां, मुख्तार मियां, मुख्तार मियां, मुख्तार मियां, ये बहुत हो गया है। अरे कहाँ भाग रहे हैं? अरे मुख्तार मियां, ऊपर नहीं, नीचे करिए, नीचे करिए। मुख्तार मियां देखिए, मेरे प्यारे पागल भाइयों, आप इंतजार से मिला आए। ये समझते हैं कि हम सब पागल हैं, पर असली पागल कौन है ये सारा जहान जानता है। साले दिल्ली में बैठकर हमें बांटने चले हैं, इससे बड़ी पागलपन की मिसाल और क्या होगी? असली पागल खाना ये नहीं, असली पागल खाना वो पार्लियामेंट है जहां पागलों का हुजूम इस बात को तय करने में लगा है कि कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में रहेगा और कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में। हम पूछते हैं खुदा, तुम होते कौन हो किसी को हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बनाने वाले हैं? हमसे पूछा हमसे। श्रीमान आपसे पूछा है और खुदा आपसे है? अरे नहीं पूछा तो कैसे उन लोग के पट्टे के फरमान चाहिए लाहौर बिला कुवत चले चला है। सब पूछता हूँ कौन है इसके पीछे। आज ही तुम्हें हिंदुस्तानी पाकिस्तानी में बांट रहे हैं, कल तुम्हें सिया सुन्नी में बांटेंगे, परसों मुहाजिर में बांटेंगे, फिर हिंदी पंजाबी सैयद अंसारी हिंदी उर्दू बंगाली प्यारी में बांटेंगे। नहीं उतरूंगा, अपनी बात पूरी नहीं कर लेता मैं नहीं उतरूंगा। मैंने कहा जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर लेता मैं नहीं उतरूंगा। अरे 10 साले बड़े आए पाकिस्तान बनाने वाले, क्या क्या हाल है भाई तेरा पाकिस्तान का? अब तो कोई दंगा फसाद नहीं होता होगा मियां, सब मियां भाई ठहरे। अब तो इस्लामी हुकूमत है, हर वक्त नमाज में ही वक्त अदा करते होंगे।
अब इस्लाम का मतलब भी बदलने लगे साले। और तेरा क्या हाल है नूर मियां? सब खैरियत तो है? इधर उधर किसे ढूंढ रहा है? किसको ढूंढ रहा है? जिन्ना मियां को? कहाँ चले गए तेरे जिन्ना मियां तुझे यहाँ अकेला छोड़ के? फिर उनका क्या होगा जो गाजीपुर छोड़कर जाना नहीं चाहते? अरे शाहजहांपुर छोड़ न जाए तो कहाँ जाए? चूल्हे भाड़ में आइएगा कि नहीं? इस वक्त कुछ ना बोलो सिपाही जी, इस वक्त कुछ ना बोलो सिपाही जी, इस वक्त कुछ ना बोलो। मेरा दिमाग आउट हो रहा है। मेरा खुदा थोड़ा पटन पटन किया तो मैं और ऊपर चढ़ जाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मुझे ना हिंदुस्तान में रहना है ना पाकिस्तान में। मैं इस तरफ पर ही रहूंगा। तो मैं इस तरफ पर ही रहूंगा। एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो कि मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग के एक खास रविश पर सारा दिन अकेला टहलता रहता था। उसमें अचानक ये तब्दीली आई।
मारा किया हमसे पूछा? तो मैं मारा क्यों पूछूं? चिंचोट का एक मोटा मुसलमान जो कि मुस्लिम लीग का सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, उसका नाम मोहम्मद अली था। एक दिन अचानक नई आदत छेड़ी, चुनांचे एक दिन उसने अपने जंगले से यह ऐलान कर दिया, मैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। उसकी देखी देख दूसरा सिख पागल ने यह ऐलान कर दिया, और मैं मास्टर तारा सिंह, ओए मैं नेहरू पटेल। मैं महात्मा गांधी। नहीं मैं तुमको से हे राम, लाहौर का एक हिंदू वकील मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था और जुनूनियत की इसी हद में अपनी एक टांग गवा चुका था। जब उसने सुना कुलवंत, कितने गई तू कुलवंत? मैंने छोड़ के तू कितने गई कुलवंत? कितने गई? मुतावर, मुतावर, तू सच कह रहा है? अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया, चला गया। मुतावर, 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 अमृतसर चला गया। अमृतसर चला गया। मिराज, मिराज, ये क्या कह दिया इसने? अमृतसर चला गया। लुट गया मेरा, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। सारी दुनिया तो हिंदुस्तान में दे देता चलता, अमृतसर तो छोड़ देता। अमृतसर मेरी जान है, वही रहती है मेरी कुलवंत, वही रहती है कुलवंत, कुलवंत, कुलवंत। तूने मैंने ठुकरा दिता सी कुलवंत, तेरी गलियां भी जाने मना कर दिता सी, लेकिन की करा, की करा, की करा। दिल मारे तबला, दिल इसमें तेरा कसूर ना है कुलवंत, कसूर तेरा ना है। नॉट, नॉट, कसूर उन तमाम हिंदू मुस्लिम लीडरान का, सबों को कुर्सी की पड़ी है
आवाम की फिक्र किसे है? किसे है? पावर के चक्कर में मिल मिलाकर जो देश के दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े। ये जीना विकल्प नहीं है। आपको मुस्लिम स्टेट चाहिए, मुसलमानों का अपना मुल्क, अपना मुल्क। अरे मुसलमानों के लिए मुल्क मांग रहा है, पहले मुसलमान तो बन। और जिंदगी भर जो तो मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ा, न नमाज अदा की, न रोजा रखा, ईद बकरीद से जिनका कोई लेना देना है मिलोड, ये चले हैं मुसलमानों के खैर ख्वाह बनने, ये चले हैं। तब समझता हूं ये बेदिनों की कोई गहरी साजिश है मिलोड, कोई सियासत है हमें जिससे मेरी कुलवंत हिंदुस्तानी हो गई, मैं पाकिस्तानी हो गया। छोटा न करो, हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा जैसा क्या मेरे कुलवंत रहते हैं, लेकिन मैं लाहौर छोड़कर नहीं जा सकता जैसा मैं लाहौर छोड़कर नहीं जा सकता जैसा अमृतसर में मेरी प्रैक्टिस नहीं चलेगी मिलावट, मेरी प्रैक्टिस नहीं जाता। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। उन्हें जब पता चला कि हिंदुस्तान को आजाद कर अंग्रेज चले गए हैं, उन्हें बड़ा सवाल पूछा। वे घंटों छुप कर आपस में इस मसले पर गुफ्तगू किया करते थे। Tring, tring. Hello. Tring, tring. Hello. David. Yes, sir. Oh, Rahman, how are you, my friend? Shut up. I think something is rotten in India. Yes. Yes, what? Yes. What will happen to us? I don't know, brother. What you know, you idiot? अब हमारा क्या होगा? हमारी हैसियत किस तरह की रहेगी? ये यूरोपियन वार्ड रहेगा कि हटा दिया जाएगा? I don't know, brother. मैं तो सोच के परेशान हूँ। ब्रेकफास्ट मिल करेगा कि नहीं? Your breakfast. कहीं ये सोचो कि कहीं ब्रेड की जगह bloody Indian चपाती तो नहीं खानी पड़े जिससे हटे। चपाती? Yes. Bloody Indian चपाती? Chapati, I hate this chapati! Oh my God. What happened? Oh my God. What happened? Run. Why? Nobody thing is coming. I said run. Nobody? Yes, nobody. Oh my God! Where? Right behind your ass, you idiot. Oh my God! I said come here. Daddy! Come. Oh my
से पागल खाने में दाखिल हुए तकरीबन 15 बरस बीत चुके थे। हर वक्त उसकी जुबान से ये अजीब व गरीब अल्फाज सुनने को मिलती थी। वो दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के लंबे अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया था। वो लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कदार किसी दीवार से टेक लगा लेता था। दिन रात खड़े रहने की वजह से उसकी उंगलियां फूल गई थी, उसके पांव सूज गए थे, मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वो लेट कर आराम नहीं करता। ये तो पाकिस्तान से आई पहली चिट्ठी है साहब। बेहद खफा हुई थी मुझसे, लाजमी भी है। सिवाय दुख के और दिया क्या है मैंने उसे। अमृतसर स्टेशन से ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, अनेकों जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। हर तरफ डर, भय, खौफ, चारों तरफ एक धांधी सी बची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। आप लोगों ने मेरी बेटी सकीना को देखा? अरे बाप रे, ये उसी का सकीना! सकीना! खुदा के रहमो करम से हम लोग लाहौर सही सलामत पहुंच गए। कस्टोडियन वालों ने हमारे लिए मकान अलॉट कर दिया है। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम कब आ रहे हो? अब तुम्हें आ जाना चाहिए। क्या सोच रहे हो? अब भी कुछ बचा है सोचने को? क्या रखा है अब बंबई में? फिल्म इंडस्ट्री तो ठप पड़ी है। सुना है बम्बई टॉकीज भी बंद हो गई। मुसलमान कलाकारों को वहां से निकाल दिया गया। फिर क्या कर रहे हो वहां? मुसलमान कलाकार भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तुम भी आ जाओ, तुम भी। पागल खाने में एक लड़की को लाया गया था। रेलवे लाइन के पास मिली थी अधमरी हालत में। शरीर के किसी अंग में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर ने जब उसे स्ट्रेचर पर लेटाया और उसकी नब्ज टटोलने लगा,
क्यों बंद है? खोल दो, खोलो खिड़की, अरे खोल दो। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे मैंने कहा खिड़की खोल दो, ये खुली हवा में सांस लेने दो। खोलो खिड़की। ये क्या कर रही हो? खुदा के बंदों ने जिसे सिराजुद्दीन ने लाख लाख दुआएं दी थी कि वो उसकी बेटी को ढूंढ के लाएंगे, उन वहशी दरिंदों ने इतनी बार उसे अपनी ख्वाहिश का शिकार बनाया था कि इन दो लफ्जों के अलावा उसके कानों में और कुछ नहीं गूंजता था। उसका शरीर बस दो लफ्ज पहचानता था, खोल दो, खोल दो, खोल दो। ओए मुंडे, की सोचने लगा, ना जाता न सोचा कर, वरना सोचता ही रह जाएगा कि ऊपर दी गड़गड़ दी एनएस दी बेथाना दी मंग दी धाड़ टोपा टेक सिंह। मैनू तू ये बता, ये टोपा टेक सिंह है किथे? हिंदुस्तान विच कि पाकिस्तान विच? सियाल है? सियालकोट सियालकोट की रट लगा रखा है। सियालकोट तो हिंदुस्तान में है, नहीं पाकिस्तान। तूने किस सुना? पाकिस्तान में? पाकिस्तान, कमाल है, पाकिस्तान। सब गड़बड़ हो रहा है पुत्र। और ये लाहौर कितने है? पाकिस्तान में। ये मेरा आज ये लाहौर जो पाकिस्तान में है तो हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाए। मम्मू भाई, तो सबक की खबर रहती है, अड्डे पर बैठता फिरता है। मैंने तू बता, ये टोपा टेक सिंह हिंदुस्तान बिच कि पाकिस्तान बिच? ओए मुर्गे की एक टांग सुने, खबर ये है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून लागू होने वाला है। नया कानून। ये नया कानून क्या है बच्चा? अबे 100 बात की एक बात, गरीबों की खटिया में घुसे हुए कटवल। नया कानून उनके लिए कौन सा पानी है? मैं तुझसे भी पूछ रहा हूँ, उसकी जवाब दे। तेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कभी लाहौर, कभी टोपा टेक सिंह, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान। पढ़ती करती है, टोपा टेक सिंह हिंदुस्तान। मेरे टोपे भी जा, मेरे टोपे भी जा।
इसका नाम बिशन सिंह है, पर सब इसको रोबोटिक सिंह कहते हैं। 15 सालों में इसने आज तक किसी से कोई झगड़ा दंगा फसाद नहीं किया। रोबोटिक सिंह में इसकी कई जमीनें थी। सुना है जमीन के बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच में कहासुनी हो गई और उससे इसका दिमाग आउट हो गया। इसके परिवार वाले इसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और रखे भर्ती कराकर चले गए। पहले बहन कुछ सालों तक उनका भी आना जाना यहाँ पर लगा रहा, और जब से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की गड़बड़ शुरू हुई है, उनका आना जाना एकदम बंद हो गया। इसे ये मालूम नहीं है आज दिन कौन सा है, महीना कौन सा है और कितने साल बीत गए। और जब भी इसके रिश्तेदारों के मिलने का वक्त आता, इसे अपने आप पता चल जाता। हाँ, उस दिन ही अच्छी तरह से नहाता, बदन पर खूब साबुन घिस घिस के नहाता और बालों में तेल लगाकर कंघी करता और एकदम सज धज के अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता। वो कुछ पूछते तो चुप रहता। कभी कभार वही ऊपर टिकट करती है नेक्स्ट डे ले आती मूंग की दाल और चाय तेल बोल देता। इसकी ना मुड़ी है, बिशन सिंह उसे भी नहीं जानता। वो जब छोटी थी तो अपने बाप को देख कर रोती रहती, और जब बड़ी हुई तो भी उसकी आंख से दिन रात आंसू बहते थे। बिशन सिंह, ओए ओए रोबोटिक सिंह, मेरे यारा खिड़की से की देख रहा है? ओए, तेनू ही ढूंढ रहा था बंदा सिंह। मैनू? हाँ। मर की गए? तू ही मैनू सच सच बता सकता है और तो न चले। क्या उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अच्छा, क्या उल्टा पुल्टा बोलते हैं? अच्छा मेरे यार, हाँ तू मैंने बता हाँ मुझे रोबोटिक सिंह है किथे? उत्तर बीच है? बता, नहीं मालूम, तू भी नहीं मालूम। कमाल है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। वो मालूम भी है तो सब मुझसे ठट्टा मजाक कर रहे हैं। तू तो अपना आदमी है, तू थोड़ी झूठ बोल सकता है। अब तो मुलाकात भी नहीं होती। पहले तो अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं। अब तो जैसे दिल की आवाज ही बंद हो गई जो उनके आने की खबर दिया करती थी। वो पड़ती गड़गड़ी, गड़गड़ी,
बड़ी ख्वाहिश है कि वे लोग वहां जो आया करते थे तो मुझसे बातें किया करते थे, मेरे लिए फल, मिठाई और कपड़े लाते थे, गांव, खेत, फसल, त्योहार के बारे में बताया करते थे। हाँ, जान लो, अगर मैं मुझसे पूछता टोपा टेक सिंह है कितने, तो वे जरूर बता देते। क्यों नहीं बताते? वे तो वही करते हैं टोपा टेक सिंह से। अरे जहां हमारी जमीनें हैं, मैनू टोपे भी क्या है? वकील बाबा, वकील बाबा, वकील बाबा, इन्हें जरूर पता होगा, ये खुदा है, इन्हें सब पता है। वकील बाबा, ओ वकील बाबा, तुम ही बता दो, ये टोपा टेक सिंह है कितने? हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? खुदा से तू पूछ रहा है कि कहाँ है टोपा टेक सिंह? तो सुन, वो ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया, फरमान जारी नहीं किया। तो फरमान जारी कर दो ना वकील बाबा, वकील बाबा, वकील बाबा, हुक्म दे दो वकील बाबा, वकील बाबा, हुक्म दे दो ना वकील बाबा, मेरे टोपे पीछे है। जब मानता क्यों नहीं? जब एक बार कह दिया तो मानता क्यों नहीं? एक ही बात के लिए लगा रखा है, इत्मीनान रख, एतबार कर खुदा का। ये खुदा तुझे बताएगा कि कहाँ है टोपा टेक सिंह, लेकिन अभी नहीं है। अभी खुदा मसरूफ है, बहुत जरूरी काम करने हैं, बहुत सारे फरमान जारी करने हैं। जा यहाँ से, कर दिए मंग दी दाड़ो, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। चल गया, चल गया। ये केवल मुसलमानों का खुदा है, सिखों का खुदा होता तो जरूर मैं नहीं ढूंढता। मंग दी दाड़ो, मेरे पता है कि नहीं तेरे टोपा टेक सिंह पे आया है। मेरे पिंड से कोई आया है तेरे से मिलने? मिलेगा? वो तेरा बचपन का यार आया है, चल। मिले? वो देख ही रहा है, चल आगे जा। और डरना तेरा दोस्त है, जा। मैनू पहचाना भी रे, मैं तेरे बचपन का यार पछलू है यार। मेरी बड़ी दिल से इच्छा थी कि मैं तेरे से आके मिलूं, मगर फुर्सत ही नहीं मिली। तेरे सारे परिवार वाले राजी खुशी हिंदुस्तान पहुंच गए। देख भाई, मेरे से जितनी मदद हो सकी मैंने की। और तेरी बेटी रूप कौर, तेरी बेटी, हाँ रूप कौर, अरे वो भी सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच गई है। तो तेरे परिवार वालों के साथ चली गई। अब मैंने सुना कि तू भी हिंदुस्तान जा रहा है।
भाई भाई रंधावा सिंह और मनवीर सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमित कौर से भी, और उनसे कहना कि वो जो दो बुरी भैंसें छोड़ गए थे, एक को कट्टा हुआ है, दूसरे को कट्टी हुई है, पर यार कट्टी 6 महीने होके मर गई। और मेरे बैग कोई सेवा बताना भाई, मैं तो हमेशा हाजिर हूँ तेरे लिए, है? कोई पसंद ये ले भाई, भाई ये ले चले नहीं है, मरण ने लाया ले 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 बंदा खा खा ले Opa टेक सिंह किथे हिंदुस्तान बिच पाकिस्तान बिच ठीक है जितने था हिंदुस्तान बिच पाकिस्तान बिच हिंदुस्तान भी चली हिंदुस्तान बिच हिंदुस्तान बिच हिंदुस्तान बिच ना 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 पाकिस्तान भी है हिंदुस्तान बिच हिंदुस्तान बिच पाकिस्तान बिच हिंदुस्तान बिच वो पड़ती गड़गड़ी है ने पे थोड़ा दी मगर तारा पुत्र फटे मुंह हिंदुस्तान बिच पाकिस्तान बिच मेरे टोपे भी चढ़ा है मेरे टोपे भी चढ़ा है मेरे टोपे भी चढ़ा है हिंदुस्तान बिच वो पड़ती गड़गड़ी किसकी चचा जान, क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो टोपा टेक सिंह को? हर लफ्ज के बीच में दीवार बनकर खड़े हो। अब क्या रखा है हिंदुस्तान? अब पाकिस्तान आप क्यों नहीं जाते? अरे आकर के देखो, वर्षों से अपने मजहब के मुल्क का जो सपना देखा था उस पाकिस्तान को आज क्या मुल्क बना है। हर तरफ अपने ही मजहब के लोग, ना गैर मजहबियों की दखलंदाजी, ना ही काफिरों की जुल्म-ओ-गारत। यहाँ उर्दू की काफी इज्जत है, तुम खुलकर लिख सकोगे, मजहब की जुबान बन चुकी है, इज्जत में काफी इजाफा होगा। कब आ रहे हो फौरन बताओ, खुदा तुम्हें सलामत रखे। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें भी पहुंच चुकी थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख से भरी लॉरियां बॉर्डर के लिए रवाना हुई तो मुतालिब अफसर भी उनके साथ थे। दोनों ओर के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया जो रात भर जारी रहा। तो आपने अभी तक एक भी खत का जवाब नहीं किया। क्या आप हिंदुस्तान में बसना चाहते हैं? चाचा जान, ठीक है, जिसने जैसा मुल्क चाहा उसको वैसा मुल्क मिल गया। अब दूसरों को क्यों मजबूर कर रहे हो?
निकालना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ बाहर निकलने का नाम नहीं लेते थे, जो निकलने को रजामंद होते उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। कोई चीख रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई गालियां बक रहा था तो कोई गा रहा था। पागल स्त्रियों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत से दांत बच जाते थे। आप काफिरों के बीच में क्या कर रहे हैं? आपका परिवार है, आपकी बीवी है, आपकी बच्ची है, आप आ रहे हैं कि नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पागल इस तबादले के हक में नहीं थे, क्योंकि उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उनको उनकी जगह से निकाल कर कहां फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। कई मर्तबा तो फसाद होते होते बचा, क्योंकि कुछ सिखों को ये सुनकर तैश आ गया था। जब बाघा के उस पार का मुताल्लिक अफसर बिशन सिंह का नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, बिशन सिंह! चलो चलो चलो। टेक सिंह कितने है? हिंदुस्तान बिच, पाकिस्तान बिच। हंस क्यों रहा है? बता कितने हैं? बता। पाकिस्तान में चल। पाकिस्तान बिच, पाकिस्तान बिच, पाकिस्तान बिच। भाई क्या? लोग भी जाना। चल चल तो मैं कैसे जाएंगे, चल आजा, 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 चल। मेरे टोपे भी चढ़ा है, मेरे टोपे भी चढ़ा है। चढ़ते मैनू, मेरे टोपे भी चढ़ा है। जाएगा तू टोपे भी? अरे वो झूठ बोल रहा है तेरे से। टोपा टैक्सी पाकिस्तान में है। अरे नहीं है पाकिस्तान में। तुम मैनू हिंदुस्तान लेकर जा रहे हो, मैनू फिर नहीं भेजोगे, मेरे टोपा टैक्सी नहीं भेजोगे। मैनू छोड़ दे। अरे वीर जी कर दिए टैक्सी, मैं धड़ा दी, मांगे दाल दो, टोपा टैक्सी में पाकिस्तान। जी मेरी बात सुनो, टोपा टैक्सी हिंदुस्तान बीच है, पाकिस्तान बीच नहीं है। इसमें तेरी बात है। और यहाँ पे है, झूठ बोल रहे हो। ओ पर्दे कर दी, मैं धड़ा दी। हाँ। कोई ताकत मैनू यहाँ से ना हटा सकेगी। कौन परेशान? और जी आप इसको छोड़ो, बाकी आने देख लो, इसने बाद में देख लेंगे। मेरे टोपे भी चढ़ा है, मेरे टोपे भी चढ़ा है, नो, मेरे टोपे भी चढ़ा है। तेनू पता है टोपा टैक्सी कितने है? पता है? हिंदुस्तान बिच, पाकिस्तान बिच। मेरे टोपे बिच चढ़ा है।
चीख सुनकर दोनों और के अफसर दौड़े हुए आए और उन्होंने देखा जो आदमी पिछले 15 सालों से दिन रात अपने पाँव पे खड़ा था, आज जमीन पर औंधे मुँह है। कांटेदार तारों की उस पार हिंदुस्तान था और वैसे ही कांटेदार तारों के पीछे पाकिस्तान, और जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं, उस पर पड़ा था टोबा टेक सिंह। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिल बर्दाश्त है। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है वो दरअसल मौजूदा निजाम का एक नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं, लोगों के ख्यालात और जज्बात में हैजान पैदा करना मेरा मकसद नहीं। मैं तहजीबों और तमद्दुन की चूड़ी क्या उतारूं जो है ही नहीं। मैं उन्हें कपड़े पहनाने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये मेरा नहीं, दर्जियों का काम है। निगहत की चिट्ठी है। देखो, निगहत की चिट्ठी। अब्बा, रात को बहुत डर लगता है। अब्बा, अब्बा, हवाई जहाज सियाह ख्वाबों की तरह बर्फ फैलाए खामोश फिजा में मंडराते रहते
आज लुधियाना, कल अमृतसर, कभी अलीगढ़ तो कभी बंबई, आज ये ठिकाना तो कल वो ठिकाना, न जाने कितने हैं ठिकाने। आग, भागम भाग स्टेशन, गोलियां, मेरी बच्ची को देखा है। वो बाल जा तुम्हारे कान पर गलत है, पढ़ने गई है, यमुना पे गई है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा है। भाई साहब, भाई साहब, निकल, निकल। अपनी अम्मी पे गई है। चले निगाह 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 सकीना सकीना कहाँ सकीना सकीना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खोल दो, खोल दो, वो खिड़की खोल दो। कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? वो उस खंडों के पीछे सड़क के किनारे है। कौन? कौन? सकीना? सकीना? सिराजुद्दीन? सिराजुद्दीन?
ईश्वर से वो वहाँ कौन रहा है, वहाँ कौन रहा है, मिशन से तमाशा अटक वो दरगंडों के पीछे कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है, काले तलवार नंगी आवाज़ें ठंडा हो Your